प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश। प्रेमाश्रम भारत के तेज और गहरे होते हुए राष्ट्रीय संघर्षों के पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की इस गाथा पर विशिष्ट छाप है। रोलेट एक्ट, पंजाब में सैनिक कानून और जालियांवाला बाग का दिन इसके कथानक की पृष्ठभूमि में है। प्रेमाश्रम भाग 1। संध्या हो गई है। दिन भर के थके माद बैल खेत से आ गए हैं। घरों में धुएं के काले बादल उठने लगे। लखनपुर में आज परगने के हाकिम की पड़ताल थी। गांव के नेतागण दिन भर उनके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। इस समय वह अलाव के पास बैठे हुए नारियल पी रहे हैं और हकीमों के चरित्र पर अपना अपना मत प्रकट कर रहे हैं। लखनऊ बनारस नगर से बाहर मील पर उत्तर की ओर एक बड़ा गांव है। यहाँ अधिकांश कुर्मी और ठाकुरों की बस्ती है। 2-4 घर अन्य जातियों के भी हैं। मनोहर ने कहा, भाई हकीम तो अंग्रेज, अगर यह न होते तो इस देश के हकीम हम लोग को पीसकर पी जाते। दुखरन भारत ने इस कथन का समर्थन किया। जैसा उनका अकबाल है वैसे ही नारायण ने स्वभाव भी दिया है। न्याय करना यही जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी। घूस रिश्वत से कुछ मतलब नहीं। आज छोटे साहब को देखा, मुंह अंधेरे घोड़े पर सवार हो गए और दिन भर पड़ताल की। तहसीलदार, पेशकार, कानून गोए एक भी उनके साथ नहीं पहुंचता था। सुक्खू कुर्मी ने कहा, यह लोग अंग्रेजों की क्या बराबरी करेंगे, बस खाली गाली देना और इजलास पर गरजना जानते हैं। घर से तो निकलते ही नहीं। जो कुछ चपरासी या पटवारी ने कह दिया वही मान गए। दिन भर पड़े पड़े आलसी हो जाते हैं। मनोहर सुनता है, अंग्रेज लोग घी नहीं खाते हैं। सुक्खू, घी क्यों नहीं खाते? बिना घी दूध के इतना बूता कहाँ से होगा? वह मशक्कत करते हैं, इसी से उन्हें घी दूध पच जाता है। हमारे देसी हकीम खाते तो बहुत है पर खाट पर पड़े रहते हैं, इसी से उनका पेट बढ़ जाता है। दुखरन भगत, तहसीलदार साहब तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोल्हू। अभी पहले आए थे तो कैसे दुबले पतले थे, लेकिन 2 ही साल में उन्हें न जाने कहाँ से मोटाई लग गई। सुखो, रिश्वत का पैसा देह फुला देता है। मनोहर, यह कहने की बात है। तहसीलदार 1 पैसा भी नहीं लेते। सुखो, बिना हराम की कौड़ी खाए देह फूल ही नहीं सकती। मनोहर ने हंसकर कहा, पटवारी की देह क्यों नहीं फूल जाती? चुचके आम बने हुए हैं। सुखो, पटवारी सैकड़ों हजार की गठरी थोड़े ही उड़ाता है। जब बहुत दांव पेच किया तो 2-4 रुपए मिल गए। उनकी तनख्वाह तो कानून गोए ले लेते हैं। इसी छीन झपट पर निर्वाह करता है तो देह कहाँ से फूलेगी? तकाबी में देखा नहीं? तहसीलदार साहब ने हजारों पर हाथ फेर दिया। दुखरन कहता है कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टी ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। सुखो, जब देश के अभाग आते हैं तो सभी बातें उल्टी हो जाती हैं। जब बीमार के मरने के दिन आ जाते हैं तो औषधि भी अवगुण करती है। मनोहर, हम ही लोग तो रिश्वत देकर उनकी आदत बिगाड़ते हैं।
हम न दे तो वह कैसे पाए, बुरे तो हम हैं। लेने वाला मिलता हुआ धन थोड़े ही छोड़े देगा। यहाँ तो आपस में ही एक दूसरे को खाए जाते हैं। तुम हमें लूटने को तैयार, हम तुम्हें लूटने को तैयार, इसका और क्या फल होगा। दुखरन, अरे तो हम मूर्ख गंवार अनपढ़ हैं, वह लोग तो विद्वान हैं। उन्हें न सोचना चाहिए कि यह गरीब लोग हमारे ही भाई बंद हैं। हमें भगवान ने विद्या दी है तो इन पर निगाह रखें। इन विद्वानों से तो हम मूर्ख ही अच्छे। अन्याय सह लेना अन्याय करने से तो अच्छा है। सुखो, यह विद्या का दोष नहीं, देश का अभाग है। मनोहर, न विद्या का दोष है न देश का अभाग है, यह हमारी फूट का फल है। सब अपना दोष है। विद्या से और कुछ नहीं होता तो दूसरों का धन ऐंठना तो आ जाता है। मूर्ख रहने से तो अपना धन गंवाना पड़ता है। सुखो, हाँ, तुमने यह ठीक कहा कि विद्या से दूसरों का धन लेना आ जाता है। हमारे बड़े सरकार जब तक रहे 2 साल की मालगुजारी बाकी पड़ जाती थी, तब भी डांट डपट कर छोड़ देते थे। छोटे सरकार जब से मालिक हुए हैं, देखते हो कैसा उपद्रव कर रहे हैं। रात दिन जाफा वेद खली अखराज की धूम मची हुई है। दुखरन, कारिंदा साहेब कल कहते थे कि अब की इस गांव की बारी है, देखो क्या होता है। मनोहर, होगा क्या, तुम हमारे खेत चढ़ोगे, हम तुम्हारे खेत पर चढ़ेंगे। छोटे सरकार की चांदी होगी। सरकार की आंखें तो तब खुलती जब कोई किसी के खेत पर दाव न लगाता। सब कॉल कर लेते हैं, लेकिन यह कहाँ होने वाला है। सबसे पहले सुखू महतो दौड़ेगा। सुखू, कौन कहे कि मनोहर न दौड़ेगा। मनोहर, मुझसे चाहे गंगा जली उठवा लो, मैं खेत पर ना जाऊंगा। कैसे? कुछ घर में पूंजी भी हो तो अभी रवि में महीनों की देर है और घर अनाज का दाना नहीं है। गुड़ 100 रुपये से कुछ ऊपर ही हुआ है, लेकिन बैल बैठाऊ हो गया है। 150 लगेंगे तब कहीं एक बैल आवेगा। दुखरन, क्या जाने क्या हो गया कि अब खेती में बरकत ही नहीं रही। 5 बीघे रब्बी बोए थे, लेकिन 10 मन की भी आस नहीं है। और गुड़ का तो तुम जानते ही हो जो हाल हुआ। कोल्हाड़े में ही विशेषर साह ने तौल लिया। बाल बच्चों के लिए सीरा तक ना बचा। देखिए भगवान कैसे पार लगाते हैं। अब यही बात हो रही थी कि गिरधर महाराज आते हुए दिखाई दिए। लंबा ढील था, भरा हुआ बदन, तनी हुई छाती, सिर पर एक पगड़ी, बदन पर एक चुस्त मिर्जई मोटा सा लठ कंधे पर रखे हुए थे। उन्हें देखते ही सब लोग माचों से उतरकर जमीन पर बैठ गए। यह महाशय जमींदार के चपरासी थे। जबान से सबके दोस्त, दिल से सबके दुश्मन थे। जमींदार के सामने जमींदार की सी कहते थे, आसामियों के सामने असमियों की सी। इसलिए उनके पीठ पीछे लोग चाहे उनकी कितनी भी बुराइयां कहें, मुंह पर कोई कुछ न कहता था। सुखू ने पूछा, कहो महाराज गिरधर से। गिरधर ने इस ढंग से कहा मानो जीवन से संतुष्ट है। किधर से बताया, ज्ञान बाबू के मारे नाको दम है। अब हुक्म हुआ है कि असमियों को घी के लिए रुपए दे दो। रुपए शेर का भाव कटेगा। दिन भर दौड़ते हो गया। मनोहर, कितना का घी मिला? गिरधर, अभी तो खाली रुपया बांट रहे हैं। बड़े सरकार की बरसी होने वाली है, उसी की तैयारी है। आज कोई 50 रुपये बांटे हैं। मनोहर, लेकिन बाजार भाव तो 10 छटाके का है। गिरधर, भाई हम तो हुकुम के गुलाम हैं। बाजार के छटके भर बिकी, हमको तो सिर भर लेने का हुक्म है। इसी गांव में भी 50 रुपये देने हैं।
बोलो सुखू मातो, कितना लेते हो? सुखू ने सिर नीचा करके कहा, जितना चाहो दे दो, तुम्हारी जमीन में बसे हुए हैं, भाग के कहाँ जाएंगे? गिरधर, तुम बड़े आसिम हो, भला 10 रुपए तो लो। और दुखरन भगत, तुम्हें कितना दें? दुखरन, हमें भी 5 रुपए दे दो। मनोहर, मेरे घर तो एक ही भैंस लगती है, उसका दूध बाल बच्चों में उठ जाता है, घी होता ही नहीं। अगर गांव में कोई कह दे कि मैंने 1 पैसे का भी घी बेचा है तो 50 रुपए लेने पर तैयार हूँ। गिरधर, अरे क्या 5 रुपए भी न लेंगे? भला भगत के बराबर तो हो जाओ। मनोहर, भगत के घर में भैंस लगती है, घी बिकता है, वह जितना चाहे ले ले। मैं रुपए ले लूँ तो मुझे बाजार में 10 छटाके को मोल लेकर देना पड़ेगा। गिरधर, जो चाहो करो, पर सरकार का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लालगंज में 30 रुपए दे आया हूँ, वहाँ गांव में एक भैंस भी नहीं है, लोग बाजार से ही लेकर देंगे। पड़ाव में 20 रुपए दिए हैं, वहाँ भी जानते हो किसी की भैंस नहीं। मनोहर, भैंस न होगी तो पैसे रुपए होंगे, यहाँ तो गांठ में कौड़ी भी नहीं है। गिरधर, जब जमींदार की जमीन जोतते तो उसके हुक्म के बाहर नहीं जा सकते। मनोहर, जमीन कोई खैरात जोतते हैं, उसका लगान देते हैं, एक किस्त भी बाकी पड़ जाए तो नासिल होती है। गिरधर, मनोहर, घी तो तुम दोगे दौड़ते हुए, पर 4 बात सुनकर। जमींदार के गांव में रहकर उससे हेकड़ी नहीं चल सकती। अभी कारिंदा साहब बुलाएंगे तो रुपए भी दोगे, हाथ पैर भी पड़ोगे। मैं सीधे कहता हूँ तो तेवर बदलते हो। मनोहर ने नरम होकर कहा, कारिंदा कोई काटो है ना, जमींदार कोई हवा है, यहाँ कोई दबेल नहीं है। जब कौड़ी कौड़ी लगाना चुकाते हैं तो धौंस क्यों सहें? गिरधर, सरकार को अभी जानते नहीं हो, बड़े सरकार का जमाना अब नहीं, इनके चंगुल में एक बार आ जाओगे तो निकल ना बचेगा। मनोहर की क्रोधाग्नि और भी प्रचंड हुई, बोला, अच्छा जाओ तो पर उड़वा देना। गिरधर महाराज उठ खड़े हुए। सुखू और दुखरन ने अब मनोहर के साथ बैठना उचित न समझा, वह भी गिरधर के साथ चले गए। मनोहर ने इन दोनों आदमियों को तीव्र दृष्टि से देखा और नारियल पीने लगा। थैंक यू। भाग 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। बाय। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।